जय हिंद प्यारे बच्चों। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। कैसे हैं आप सभी लोग, बताइए कमेंट करके। और हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 का हम रिवीजन कर रहे हैं और आज हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। इसकी पार्ट नंबर 1 होगा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं उनका संरक्षण, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान। चलिए बिना कोई देरी किए, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो पिछले साल पूछे गए थे। चलिए देखते हैं जैव विविधता एवं उनका संरक्षण, चैप्टर नंबर 15। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन चलते हैं, हमको बहुत देरी नहीं करनी है, आपका समय बहुत कीमती है। ठीक है, जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम बताइए। ये जो क्वेश्चन है मुझे लग रहा है इस साल के लिए आईएमपी हो सकता है। किसी साल क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन इस साल पूछ सकता है कि जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों यानी कि कंपोनेंट के नाम आपको बताना है। नेम 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य लिखिए। इसका मतलब है क्या पर्पस होगा कंजर्वेशन करने का बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, ये क्वेश्चन सीजी बोर्ड भी पूछा गया था। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस क्वेश्चन के हम आगे देखेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, जैव विविधता के कोई 3 लाभ बताइए, यानी कि विविधता करने के क्या लाभ हो सकते हैं, इसको बताना है। मेंशन इन 3 बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये भी जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है। भारतवर्ष के किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन करना है। इसका पूछा गया है, व्हाट इज़ अ नेशनल पार्क, डिस्क्राइब एनी 2 नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इसके अलावा हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरीज में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज इस पार्ट नंबर 1 में हम केवल 4 ही क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट नंबर 2 में हम बहुत सारे और क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समय हम लोग के काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है आप अपना 100% दे रहे होंगे। कमेंट करके बताएंगे कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है या कुछ समस्या किसी चैप्टर में, तो आपको बताएंगे। चलिए भाई पहला क्वेश्चन को समझते हैं। उससे पहले समझते हैं क्या है जैव विविधता। बहुत शॉर्ट में समझते हैं क्या होता है जैव विविधता, किसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बच्चों जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है ना, वो 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ है। जैव विविधता, जैव का मतलब है जीव से, पादप हो, जंतु हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ये सब लिविंग थिंग्स के बारे में बताया जा रहा है, बायो के बारे में बताया जा रहा है। विविधता का मतलब होता है विभिन्नताएं, कितनी उसकी रिचनेस है वहाँ पर, कितनी उसकी संख्या है, कितनी इसकी वेराइटीज़ है, ये विविधता हो गई। इसको डाइवर्सिटी कहते हैं। तो जो जैव विविधता है, ये जो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वॉल्टर जी रोसेन ने सन 1986 में किया था। किसके लिए? पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के विविध प्रकारों यानी कि वेराइटीज़ और उनमें वेरिएबिलिटीज़ को के लिए किया गया था। सिंपल कहने का मतलब ये है कि पौधे, जंतुओं और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके विविध प्रकार, उनके वेराइटीज़ के बारे में, उनमें जो वेरिएबिलिटीज़ होती है उनके बारे में क्या करते हैं, इनके लिए बताया गया था। चलिए, तो जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है अर्थात जैव विविधता शब्द इकोलॉजी के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नवीन एवं संक्षिप्त स्वरूप है ना। इसी का एक नया रूप कौन है, बायोडाइवर्सिटी शब्द को माना गया है। आप देख पा रहे हैं। चलिए, तो जैव विविधता क्या है? जैव विविधता समस्त जीवों यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि पादप, जंतु, सूक्ष्म जीवों की जातियों की विपुलता, इसका मतलब रिचनेस, कितनी अधिक उनकी संख्या होगी, जो कि किसी निश्चित आवास हैबिटेट में पारस्परिक अंतरक्रियात्मक तंत्र की भांति उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। सपोज दैट जंगल में है, जंगल में बहुत सारे क्या है, ऑर्गेनिज्म है, और इन ऑर्गेनिज्म में जितने भी रिचनेस संख्या होगी इसे हम क्या कह रहे हैं? जैव विविधता कह रहे हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी हमारे जो फॉरेस्ट हो गया, हमारे जो अर्थ में है, ठीक है, कुछ ही खास एरिया पर जितने भी जाति की संख्या होगी, जितनी अधिक संख्या होगी उतना उसका बायोडाइवर्सिटी इतना रिच होगा। सच एज प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, वही क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक के नाम लिखिए। अब 3 घटक है कौन सा? चलिए इसको पढ़ते हैं। नेम 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो पहला जो कंपोनेंट्स है उसको हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, अनुवांशिक विविधता। अब क्या होता है अनुवांशिक विविधता? एक ही प्रजाति की है, इसका मतलब है सेम स्पीसीज होगा वहाँ पर। ठीक है, स्पीसीज मतलब क्या होता है, जाति मतलब क्या होता है?
जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, आपस में प्रजनन कर सके, ठीक है। इस जैसे कि होमो सेपियंस से एक अलग जाती है, डॉग की एक अलग जाती है, गाय की एक अलग जाती है, ठीक है। तो एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में होने वाली विविधता, ठीक है भाई, यानी कि जो जीन्स होंगे क्या डिफरेंसेस होंगे, क्लियर है। तो जीनों में होने वाली विविधताओं को आनुवंशिक विविधता या एक ही प्रजाति के अंदर होने वाली विविधता डाइवर्सिटी विथ इन स्पीसीज को कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही स्पीसीज में होने वाली जो वेरिएशन है जीन के लेवल पे, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। ये पहला कंपोनेंट हो गया किसका, बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी सर क्वेश्चन पूछ दिया 2025 में आपका। चलिए, सेकंड जो कंपोनेंट है उसको कहते हैं जाति विविधता यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी। एक विशेष प्रक्षेत्र या रीजन के अंदर, सपोज दैट एक रीजन है यहाँ पर, ठीक है। तो एक विशेष रीजन के अंदर उपस्थित दो प्रजाति, कितनी प्रजाति, दो प्रजातियों के मध्य उपस्थित विविधता, यानी कि सपोज दैट प्रजाति नंबर, ये स्पीसीज नंबर 1 है, स्पीसीज नंबर 2 है, इन दोनों के में जो वेरिएशन होगा उसे हम क्या कह रहे हैं, जाति विविधता कह रहे हैं। इसका मतलब है कि इस खास एरिया पर दो जाति पाई जा रही हैं, उन दोनों में कितनी डाइवर्सिटी है इसको बताया जा रहा है उसकी स्पीसीज के लेवल पर। तो वेरिएशंस अकर बिटवीन टू स्पीसीज प्रेजेंट विथ इन ए पर्टिकुलर रीजन, यानी कि एक ही रीजन में, ठीक है। थर्ड जो कंपोनेंट है बच्चों उसको कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी विविधता। किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधताओं को ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता कहते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर दोनों तो सेम ही है, नहीं, जाति विविधता अलग है और पारिस्थितिकी विविधता अलग है। कैसे है, इसमें बोला है कोई एक ही विशेष रीजन होना चाहिए, रीजन कहा गया है, ठीक है, इसमें क्षेत्र होना चाहिए। इसमें क्या बोला गया है, पूरे इकोसिस्टम में, ठीक है। हमको पता है क्या होता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम होता है जैविक और अजैविक घटकों की आपस में क्रिया, उनमें जो डाइवर्सिटी होगी उसे क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। तो आई होप मैं इसका आंसर दे पाया हूँ कि इसका 3 जो आवश्यक घटक हैं, इसका नाम ये कुछ प्रकार से है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य लिखिए। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम क्यों जो हमारे जीवों को हम संरक्षण करना चाह रहे हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है बच्चों जीवों को बचा कर रखना, सुरक्षित कर रखना उनके इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव रहे होंगे जो जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो जो पहला हम कारण देख पा रहे हैं, पहला जो उद्देश्य है ये है कि प्राकृतिक स्वरूपों को यानी कि इकोसिस्टम के यथावत संतुलित बनाए रखने के लिए, इसका मतलब है हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये इसका मेन पर्पस है, टू मेंटेन द नेचुरल फॉर्म ऑफ द इकोसिस्टम एज बैलेंस एज पॉसिबल, जितना हो सके हमको बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए, दूसरा उद्देश्य है जैवमंडल यानी बायोस्फीयर के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में, कुल मिला के बैलेंस को हमको बनाना है जीवों का इन्वायरमेंट में, तो टू मेंटेन द नेचुरल बैलेंस ऑफ द बायोस्फीयर्स। थर्ड जो उद्देश्य है भयातुर यानी कि जो डरा हुआ है, विलुप्त, संकटग्रस्त, दुर्लभ जातियों की रक्षा करना, ये भी क्या है उसको जैसे आगे इसको साथ हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है सब चीज़ें। द प्रोटेक्ट थ्रेटेंड एक्सटेंट इंडेंजर एंड रेस स्पीसीज, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे इसको हम प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। चौथा जो है बच्चों, जुधारियों का मानव समुदाय के हित में संतुलित उपयोग, इसका मतलब है हमारे हित में किस प्रकार से जुधारियों के हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसका उद्देश्य है बैलेंस यूज ऑफ लिविंग बींग्स इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी, ठीक है। चलिए, पांचवा जो उद्देश्य है बच्चों, सभी जातियों के जीन पूल को सुरक्षित करना। अब समझेंगे जीन पूल क्या होता है आगे। द प्रिजर्व द जीन पूल ऑफ द ऑल रेसेस, सपोज दैट ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया पर क्या है, ये स्पेसिफिक एरिया पर क्या है, बहुत सारे क्या हैं, जीव हैं, ठीक है, बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जीवों की स्पीसीज वगैरह हैं। इन जीवों में जितनी वैरायटी होगी जीन के लेवल पर, या सबको कह सकता हूँ कि जितने सारे, सपोज दैट कि यहाँ पर 100 ऑर्गेनिज्म हैं, तो 100 ऑर्गेनिज्म के जो जितने भी जीन होंगे, ठीक है, उसे क्या कहा जा रहा है, पूरा जीन पूल कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी मेंटेन करने के लिए इसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी के क्या संरक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था। आप इसको याद करके जाएंगे, पढ़ कर जाएंगे।
थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों, जैव विविधता के कोई 3 लाभ बताइए। अब अभी तक हमने पढ़ा कि क्या इसका पर्पस थे, क्यों हम इसको जो हमारे जो जीव हैं इसको हम बचा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट को क्यों हम संरक्षण कर रहे हैं, हमने उद्देश्य जान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बच्चों 2020 में पूछा है कि बायोडाइवर्सिटी के 3 लाभ बताने हैं। अब बहुत सिंपल सा है, आपको सोचना है कि हम जो जीव को बचा रहे हैं अपने हित के लिए, मानव हित के लिए, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए, तो उनसे हमको क्या लाभ होगा। ठीक है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स होगा वो इसी को आप कभी कभी हम लाभ मानते हैं। समझते हैं। पहला जो लाभ हमको मिल रहा है, भोजन का स्रोत एवं उन्नत प्रजातियाँ। ठीक है, वी आर अ हेटेरोटॉपिक्स, इसका मतलब है हम विषमपोषी हैं। ठीक है, विषमपोषी होने के नाते हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते, हम कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट हैं इस बायोडाइवर्सिटी पर, चाहे वो प्लांट को चाहे जीव हो। फूड रिसोर्सेज के लिए हम अर्थ पर, इकोसिस्टम पर ही, इन्वायरमेंट पर भी क्या है, डिपेंडेंट है। तो हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड हाइब्रिड किस्म के जो स्पीसीज है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इसका लाभ है हमको। तो विश्व में 85% खाद्य उत्पादन, फूड प्रोडक्शन 20 पादप प्रजातियों से ही प्राप्त होती है। देखो 20 प्लांट्स के जो स्पीसीज हैं उससे 85% फूड प्रोडक्शन होता है, कितनी बड़ी बात है। जैसे कि मक्का हो गया, गेहूं है, चावल है, अकेले 2/3 खाद्य उत्पादन का स्रोत है। ये उन्नत प्रजातियों के विकास के लिए प्रजनन पदार्थ भी उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो फूड रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव्ड स्पीसीज 85% ऑफ द फूड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम द ओनली 20 प्लांट स्पीसीज, मेज, व्हीट एंड राइस alone are the source of 2/3 of the food production. It also provide breeding material for the development of improved species. तो कितना इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना। दूसरा है बच्चों मसालों के रूप में, स्पाइसेस के रूप में, स्पीसीज नहीं स्पाइसेस है। ठीक है, मसाले के रूप में अनेक प्रकार के जो पौधे होते हैं विभिन्न भागों का सुगंध व स्वाद के लिए मसालों के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि है अदरक, दालचीनी, हल्दी, जीरा, ये सब क्या हैं, मसाले हैं, स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस डिफरेंस पार्ट ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस फॉर एरोमा एंड टेस्ट, यानी कि सुगंध करने के लिए, स्वाद करने के लिए। एग्जाम्पल लाइक जिंजर, कैनोमैन एंड टर्मरिक, क्यूमिन। ठीक है, ये सब क्या है, मसाले हैं। चलिए थर्ड है बच्चों औषधि, यानी कि मेडिसिन के रूप में अनेक पदार्थों के उपचारात्मक गुण होते हैं, यानी कि ट्रीटमेंटेबल क्वालिटीज होती हैं उनमें जो ट्रीट कर सकती है, जिन्हें अनेक जंतुओं व पौधों से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए अश्वगंधा, हर्रा, कुनैन, तुलसी, ये सब क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। इन सब को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये अदरक, दालचीनी, हल्दी है, यहाँ पर मक्का, गेहूं, चावल हैं, ये डाइवर्सिटीज़ को बचाना हमको रखना है। तो मेनी सब्सटेंसेस हैव therapeutic properties which are obtained from many animals and plants. Example अश्वगंधा, हर्रा, क्विनिन एंड तुलसी। ठीक है भाई, चलिए ट्रीटमेंट कर सकते हो इसका। लास्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान क्या है। भारतवर्ष यानी हमारे इंडिया में किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, व्हाट इज द नेशनल पार्क, डिस्क्राइब एनी 2 नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। अब नेशनल पार्क समझते ही आपको क्या आता है, बाघ, चीता, ठीक है, लॉयन, हाथी, ये आप पता है आपको। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हम सीजी से हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सा है। आप लोग बताइए कमेंट करके कि कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में है, कहाँ कहाँ पर है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या कि मुझे देखना है कि अभी तारीख कितनी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेशनल पार्क। इसके अलावा हम एक शब्द पढ़ेंगे अभ्यारण्य। ठीक है, सेंचुरी जिसको हम कहते हैं। तो अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे। पहले समझते हैं राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा क्या है, क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान हमको समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर हम जीवों का कंजर्वेशन कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। इंडिया का क्वेश्चन पूछा गया, 2 राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखना है, इतना हमको समझाया है। चलिए क्या है राष्ट्रीय उद्यान समझते हैं। वह क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा यानी कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा वन्य जीवन यानी कि जंगल में जो रहने वाले जो जीवन है, वन्य जीवन के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए घोषित किया गया है, क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। बहुत सिंपल है कि वह क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा यानी कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा वन्य जीव के विकास के लिए, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए घोषित किया गया क्षेत्र होता है, जिसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं।
द एरिया विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड नेशनल पार्क। आपको समझ आ गया होगा कि शासन द्वारा, भारत सरकार द्वारा एक घोषित किया गया एरिया होता है, कुछ खास क्षेत्र होते हैं जो वाइल्ड लाइफ के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या क्या होता है, वनों के काटने, पशु चारागाह यानी पशु को चराने, पशु चाराने जो कहते हैं, खेती करना, फार्मिंग का, एग्रीकल्चर करना, इनकी अनुमति नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा, आप वन को काट नहीं सकते नेशनल पार्क, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा वो क्या किया गया है, उसको डिक्लेयर किया गया है कि यहाँ पर ये सब नहीं होने वाला है। तो आप वहाँ के वन नहीं काट सकते, यहाँ तक कि वहाँ जाकर आप एक वृक्ष भी नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। आप कुछ अब सोचते हैं अगर पौधा लगाना है आपको, वो भी नहीं लगा पाते, ठीक है। पशु चारागाह करना मना है, खेती करना वहाँ मना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जब भी जाएँ नेशनल पार्क पे, आप वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप पॉलीथीन लेकर जा रहे हैं वहाँ, उसको छोड़ना नहीं है, कुछ भी ऐसा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है। तो डिफॉरेस्ट्रेशन, एनिमल ग्रेजिंग एंड फार्मिंग आर नॉट अलाउ इन सच एरियाज। ये नेशनल पार्क के क्या है, नेशनल उद्यान के, राष्ट्रीय उद्यान के ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। चलिए, अब इसी से जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन आता है कि सर राष्ट्रीय उद्यान समझ हमको आया कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा बहुत बड़ा एरिया जो हमको वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या करना है, हमको उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। लेकिन एक अभ्यारण्य भी होता है, कभी घूमने गए, सेंचुरीज अपने आसपास घूमने गए होंगे, ठीक है। आपके आस जो भी आप जिला, छत्तीसगढ़ जो भी जिला में रहते हैं वहाँ पर सेंचुरीज कहीं ना कहीं होगी, अभ्यारण्य होगी, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं गए होंगे, ठीक है। तो वहाँ देखते हो कि सर वहाँ तो हमको घूमने देने देते हैं, वहाँ पर कुछ कुछ थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, गार्डनिंग भी करते हैं, है ना, पशुचारण भी थोड़ा बहुत होता रहता है। तो ये सब क्या है, ठीक है। तो दो चीज़ होता है, एक राष्ट्रीय उद्यान होता है नेशनल लेवल पर, एक होता है अभ्यारण्य, उसको हम नेशनल पार्क और सेंचुरीज कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या समझते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले समझते हैं, राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य सामान्यतः एक दूसरे के समानार्थी हैं। समानार्थी इन द सेंस ऐसा है, दोनों एक सिनोनिम्स है। कैसे, इसका मतलब ये है कि दोनों का उद्देश्य एक ही है कि वन्य जीवों को बचाना है, उनको डेवलपमेंट करना है, उनको ब्रीडिंग कराना है। क्लियर है क्या, ठीक है। तो वास्तव में दोनों का एक ही उद्देश्य है, वन्य जीव संरक्षण। अब बहुत क्लियर हो गया, जब भी कभी इससे आके हमसे पूछ दिया जाए कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर क्या है, आप कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में सामान्यतः उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, वन्य जीवों का संरक्षण करना। कभी एक क्वेश्चन कहीं पूछ दे बच्चों कि राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है, तो आप कह सकते हैं वन्य जीव संरक्षण करना। परंतु तकनीकी रूप से दोनों में थोड़ा अंतर होता है, टेक्निकल अंतर होता है। राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। आप वहाँ पर, ठीक है, अपना कोई मनमर्जी काम नहीं कर सकते हैं, शासन द्वारा परमिशन लेके आपको जाना पड़ता है, या वहाँ पर टिकट कराना पड़ता है कुछ खास गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है। तो जैसे कि पशुओं की चराई वर्जित होती है, ठीक है। उद्यान के अंदर की आबादी को अनंतर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जबकि, ठीक है, इस प्रकार से, जबकि अभ्यारण्य के अंदर मानव आबादी हो सकती है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो मानव आबादी होगी उसको कहीं और ट्रांसफ़र किया जाएगा, वहाँ पर नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। बच्चों, आप जहाँ जाते हो, अभ्यारण्य घूमने जाते हो, सेंचुरीज, वहाँ पर प्रोटेक्शन जाली लगा होता है, जहाँ चीता देखते हो, बाघ देखते हो, शेर देखते हो, ठीक है, वहाँ पर जाली लगा होता है लगने के लिए, ताकि आपको हार्म ना कर सके। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। तो जब कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा तो मे बी आप पे वो जो शेर है, भालू है, जो भी जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है, आप पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो आपकी जान भी जा सकती है जाने के लिए इस प्रकार से। तो सरकार इसको रोकने के लिए वहाँ पर आपकी जो मानव आबादी होगी, ह्यूमन इंटरफेरेंस होगी, या कोई भी स्पीसीज होगी, वहाँ उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर एक नेचुरल इकोसिस्टम बना होता है, सबका एक फूड चेन बना होता है वहाँ पर, वो लाइवली जीते हैं वहाँ पर। जबकि जो अभ्यारण्य, जो सेंचुरीज होती हैं, अभ्यारण्य के अंदर मानव आबादी हो सकती है। अब हो सकती है, इसका मतलब ये है कि अभ्यारण्य में जो एनिमल्स वहाँ पर रखे जाएंगे, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, वहाँ पर प्रोटेक्शन होगी, वहाँ पर फ्रेमिंग की जाएंगी, ठीक है, फेंसिंग लगी जाती है, वहाँ पर जाली वगैरह लगी होती है ताकि आपको प्रोटेक्शन हो। साथ ही मानव गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं होती है। आप टिकट लेकर जाते हैं वहाँ पर, देखने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं मुंगेली ज़िले से हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो हमारे यहाँ अचानक मार है, ठीक है, टाइगर रिजर्व यहाँ पर है रहने के लिए इस प्रकार से। और ठीक है, अब सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर कानन पेंडारी हमारे बिलासपुर में है,
ठीक है। रायपुर की बात करें तो वहाँ पर भी कान्हा के इसलिए क्या बोलते हैं, मैं उसको नाम भूल रहा हूँ बोलने के लिए, ठीक है। तो रायपुर में भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कभी जाइए कीजिए घूमने, देखिए क्या, ठीक है, इस प्रकार से। अब समझते हैं अभ्यारण्य। अभ्यारण्य वे स्थान होते हैं जिनमें जंतुओं को सुरक्षित किया जाता है। इनमें उन कार्यों को अनुमति दे दी जाती है जिनमें वन्य जीव प्रभावित ना हो, ठीक है, और वन्य जीवों को उत्पादों को कैद करना हो, इसको होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, पूछने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए पढ़ते ध्यान से। तो क्वेश्चन का पूछा गया है कि 2 राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन करना है। कितना, कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है आप पूरा पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन कि ये 2 राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन करना है। आप 4-5 याद करके जाएंगे, आप कौन कौन सा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलिए देखिए, राष्ट्रीय उद्यान ने नेशनल की बात की जा रही है, ठीक है। पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है गिर नेशनल पार्क या गिर राष्ट्रीय पार्क कहते हैं इसे, के कहाँ पर, गुजरात पर है। तो कहाँ पर है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और उनकी क्या खासियत है वो भी बता रहा हूँ, ताकि आप उसको वर्णन कर सके। और आप बुक में दिया है, पढ़ सकते हैं। हालांकि टाइम आपके पास नहीं होगा वहाँ, मुझे पता है आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। पहला जो ऐसा क्रमांक नहीं बना हुआ है, मैं रैंडम आपको लिया हूँ कि पहला लेते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है। इसमें खास क्या है, यहाँ पर एशियाई सिंह है, यानी कि एशियाटिक लॉयंस यहाँ पर पाए जाते हैं। सेकंड क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर है, आसाम पर है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, आसाम पर है। किसके लिए फेमस है, राइनोसिरोस के लिए। आप इसको सर्च कर लेंगे क्या होता है राइनोसिरोस, ठीक है, आप सर्च करेंगे आपको गूगल में मिल जाएगा, ठीक है, सर्च करेंगे आप देखेंगे। तो दूसरा क्या हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, आसाम पर है। गिर कहाँ पर था, गुजरात पे। उसमें विशेषता क्या थी, एशियाई वहाँ पर सिंह थे। चलिए थर्ड देखते हैं बच्चों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर, उत्तराखंड पे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड पर है। अब ये सबके नाम पढ़े हैं, गिर, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, इसका नाम कभी न कभी आप सुने होंगे, बचपन में सुनते आए होंगे, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर हाथी, बाघ, तेंदुआ और भेड़िया के लिए फेमस है यहाँ पर, ठीक है। चौथा है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश पर है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, भारत सरकार द्वारा, ये देखो ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश पर है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश पर है। अब यहाँ पर फेमस क्या है, बाघ यानी कि टाइगर, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा यहाँ पर टाइगर परियोजना शुरू किया गया है, इसको हम टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं। आगे पढ़ेंगे टाइगर प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश पर, याद रखेंगे। चलिए पांचवा जो है बच्चों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश पे। ये भी क्या है, एमपी पर है, मध्य प्रदेश पर है। यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं, सांभर, गौड़, गीदड़, चौसिंघा, नीलगाय, हैना, इनके लिए विशेषता है। खास बात यह है कि विश्व प्रसिद्ध सफ़ेद बाघ सर्वप्रथम इसी पार्क में खोजा गया। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, कि विश्व प्रसिद्ध जो सफ़ेद बाघ है कहाँ दिखता है हमको, सबसे पहले कहाँ दिखा गया था, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सबसे पहले खोजा गया था सफ़ेद बाघ को। ये इसकी खासियत यहाँ पर कुछ खास, हम इसको याद रखेंगे। फिर छठवा है बच्चों, अब आते हैं हमारे कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय, सॉरी यहाँ पर षष्ठी लिखा गया, राष्ट्रीय यहाँ पर होगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ पर है, जहाँ पर है ना, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है। यहाँ क्या क्या विशेषता है बच्चों, कभी आप गए हैं घूमने, ठीक है, कभी जाएंगे आप, तो बाघ, तेंदुआ, बारहसिंघा, जंगली भैंसा, ये इनके लिए फेमस है, ठीक है। तो सन 1982 में इसे टाइगर संरक्षण केंद्र यानी कि टाइगर रिजर्व सेंटर को घोषित किया गया था, ठीक है। आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में जो इंद्रावती राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, वहाँ पर 1982 में टाइगर संरक्षण केंद्र बनाया गया था, टाइगर रिजर्व सेंटर बनाया गया था, इस प्रकार से। सातवां है बच्चों, छत्तीसगढ़ में ही कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर नेशनल पार्क, नाम कभी आप सुने हैं कहीं ना कहीं, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ पर है, ये है हमारे राज्य पर है ना। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बाघ है, तेंदुआ है, सांभर, चीतल है, इनकी विशेषता है। फिर है बच्चों छत्तीसगढ़ में, है ना, फिर पढ़ते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ पर है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, इनके लिए फेमस है। लेकिन बच्चों वर्तमान में इस संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम चेंज हो गया है, क्या नाम है इसका, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क या गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम रखा जाता है। क्लियर है क्या। तो पहले संजय राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, इसका नाम क्या है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इनका नाम हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों
कितना क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से? 2 पूछा गया था, मैं आपको 8 पढ़ाया हूँ। और भी आप देख लेंगे जो आपको सरल लगता है, तो आपको कम से कम 3 4 5 याद करके जाना है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए 3 4 को अगर पूछा जाए तो, ठीक है। इंद्रावती हो गया छत्तीसगढ़ के बारे में, अगर इसको आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो छत्तीस इंद्रावती हो गया, कांगेर संजय से, इसको आप कैसे चल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब जिस बारे में बात करते हैं बच्चों की, कुछ परियोजनाएं होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है, सब जैसे कि क्रोकोडाइल प्रजनन परियोजना कहाँ शुरुआत की गई थी, ठीक है। यानी कि जो मगरमच्छ हैं उनके ब्रीडिंग करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए थे। यह योजना, ठीक है, 1975 में कहाँ प्रारंभ हुई? उड़ीसा पर, इसको याद रखेंगे हल्का सा। हिमालयन कस्तूरी मृग परियोजना कहाँ पर? केदारनाथ उत्तर प्रदेश पर। सिंह परियोजना, इसको हम टाइगर प्रोजेक्ट बोलते हैं, यह 1972 में कहाँ शुरू की गई थी? गुजरात में गिर वन पर किया गया था प्रारंभ, ठीक है। मणिपुर ब्रो एंटलर डियर प्रोजेक्ट, यानी कि है ना हिरण के लिए प्रोजेक्ट किया गया था। यह परियोजना 1977 में किबुल लामजाओ में प्रारंभ की गई थी। हंगुल परियोजना, यह परियोजना डचिगम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में 1970 में प्रारंभ की गई थी। राइनो, है ना, जिसको हम गेंडा कहते हैं, तो गेंडा संरक्षण परियोजना, यह परियोजना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ की गई थी। फिर है हाथी परियोजना, यह परियोजना 1991 में प्रारंभ हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट था, इसके बारे में अगर पढ़ेंगे, यह परियोजना 1972 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ की गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, इसको हम हल्का से याद कर लेंगे, ब्रीफ ले लेंगे। अब क्या होता है टाइगर प्रोजेक्ट? जैसे कि मैंने कहा, टाइगर यानी कि बाघ, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पशु है, यानी कि नेशनल है ना, हमारा एनिमल है, ठीक है। चलिए, तो कौन है आपको पता, इतना पता है आप लोग को। प्राकृतिक आवास में कमी के कारण इसकी संख्या घटती जा रही है। जैसे पता है बच्चों कि जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं, वैसे ही जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट पे रहते हैं, लेकिन टाइगर के लिए जो नेचुरल प्राकृतिक आवास है उनकी संख्या कम होती जा रही है। यही वजह है कि इसकी जो बाघ की संख्या है कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटती हुई संख्या को देखते हुए सन 1972 में इनके संरक्षण के लिए एक योजना बनाई गई, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं। देश में इस प्रोजेक्ट द्वारा लगभग 17 संरक्षित वन विकसित किए गए हैं, जिनके माध्यम से बाघों को यानी टाइगर को सुरक्षित किया जा रहा है। तो कुल मिला के इसकी घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में 17 जो सुरक्षित एरिया है वहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ताकि इनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो आपके चैप्टर नंबर 15 है, वहाँ कुछ सबसे जो बुक का जो लास्ट पोर्शन होता है वहाँ पर दिया रहता है महत्वपूर्ण शब्द और एवं सिद्धांत, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। अब इसको मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मे भी हो सकता है कि 1 नंबर क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है उसमें आपको कहीं पूछता है इस आने से, ठीक है। जैसे कि बहुत सिंपल है कि विश्व पर्यावरण कब मनाते हैं, तो आपको पता है कि 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। सॉरी 1 मिनट रुकेंगे आप, ठीक है। जिस समय आपको क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, ठीक है। फिर है WLF इंडिया, यानी कि वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया की स्थापना कब हुई? 1969 में की। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई पर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं क्लास में बच्चों को बोला था, जो अपने क्लास है मेरा, तो वहाँ बच्चों को बोला था बोलने के लिए कि आप लोग जो बुक होता है, बुक के जो लास्ट पोर्शन में जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है पिंक कलर का, है ना, जो डब्बे में रहता है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं, ठीक है, पढ़ के जाएंगे। इससे क्या होगा, हो सकता है कि जब आप कुंजी से पढ़ते होंगे, गाइड से पढ़ते होंगे, तो कई बार क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन कहीं पूछते हैं पूछने के लिए कुंजी से, तब आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। तो फॉरेस्ट्री क्या है? वनों के विकास एवं प्रबंधन का अध्ययन करते हैं फॉरेस्ट्री में, ठीक है। रेड डाटा बुक क्या है? एक पुस्तक जिसमें संकटापन्न जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ होती हैं इनका विवरण दिया जाता है। MAB मतलब होता है मेन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम होता है। IBP मतलब होता है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। फिर है IUCN मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। WWF लड़ने वाला नहीं है, ठीक है। द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इन सिटू संरक्षण क्या होता है? जैव विविधता का उनके मूल आवासों में संरक्षण करना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। जब आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं और कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि संरक्षण 2 प्रकार का होता है। एक होता है इन सिटू संरक्षण, एक होता है एक्स सिटू संरक्षण। इन मतलब कि आप समझ पा रहे हैं अंदर, तो जैव विविधता को उनके मूल आवास में क्या कर संरक्षण करते हैं, यानी कि जो उसका जो नेचुरल हैबिटाट होगा वहाँ पर क्या कर इनका संरक्षण कर रहे हैं। एक्स सिटू क्या होता है? जैव विविधता जैसे पौधे जंतु हो सकते हैं का मूल आवास से
दुर्संरक्षण किया जाता है, ये एक्स2 होता है। फिर WLA यानी कि वाइल्ड लाइफ फंड होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी आपको देखना है कि पृथ्वी का वह भाग जो मानव आवास से बाहर हो, वृक्ष झाड़ियाँ घासों से पूरी तरह सघन रूप से छरित हो, वन कहलाता है। वन में पाए जाने वाले जीवों को वन्य जीव कहते हैं। वन जीवों में हमें प्राकृतिक संतुलन प्राप्त होने के साथ महत्वपूर्ण वन उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं। अतिशय जनसंख्या ने की जनसंख्या वृद्धि के कारण आज अनियंत्रित रूप से वन संसाधनों का दोहन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। वन संसाधनों के अनियंत्रित दोहन से प्राकृतिक संतुलन यानी कि नेचुरल जो क्लाइमेट है वो चेंज बिगड़ रहा है। बिगड़ने के लिए वन संसाधनों के अनियंत्रित दोहन से, ये इसको पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण हम करना अति आवश्यक है। टाइगर जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है और मोर राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो बहुत कॉमन आपको पता होगा। बंजर या पृथ्वी भूमि पर वनों को लगाना वनीकरण यानी कि एफॉरेस्टेशन कहलाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून पर है। 21 मार्च को विश्व वन दिन मनाते हैं, ठीक है, याद रखना। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वन दिवस। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कब कब क्या मनाते हैं। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तिथियां हैं बच्चों, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉट फॉर ओनली एग्जाम्स, आपके रियल लाइफ में भी अलग अलग जो भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाएंगे इसमें भी इससे क्वेश्चन आता है कि 5 जून वाला तो बहुत कॉमन है, हमको पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें हमको पता नहीं है। तो याद रखेंगे 21 जो मार्च होगा उसमें हम मनाते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट डे यानी कि विश्व वन दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। 21 के बाद जस्ट 22 होता है ना, तो विश्व जल दिवस होगा, वर्ल्ड वाटर डे होगा, ठीक है। अब दिवस मनाने का उद्देश्य भी होता है ताकि इनको हम एक प्रकार से लोगों को अवेयर कर सकें, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस दिन हम वन रोपण कर सकते हैं करने के लिए। फिर है 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड है अर्थ डे। 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस। 3 अक्टूबर को है विश्व प्राणी दिवस और 4 दिसंबर को होता है विश्व संरक्षण दिवस, ठीक है। भारतवर्ष में वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए संरक्षण के लिए, आप किसी को भी ऐसी का शिकार नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 में लागू हुआ, ठीक है। इस प्रकार से दोनों अलग अलग हैं, वन संरक्षण अधिनियम अलग है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम दोनों अलग अलग है, ठीक है। चलिए, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद एक बार कम से कम कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। हम मिलेंगे कब? मिलेंगे इसी चैप्टर 15 का बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में पार्ट नंबर 2 लेकर। आप वेट करेंगे कुछ टाइम तक, ठीक है। अब अच्छा, इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो PDF है बच्चों आपको मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल पर। आप जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर चैनल बना हुआ है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाएंगे वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे और PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वीडियो अपलोड होने के बाद, ठीक है। आप वहाँ पे जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा मेरा छोटा सा चैनल है व्हाट्सअप चैनल, आप सब व्हाट्सअप चलाते होंगे तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स जो लिंक है वो आपको बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, जाकर उसको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। चलिए, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा लास्ट में। नवबोध बुक 12th बालाजी को मिलते हैं पार्ट नंबर 2 पर, तब तक के लिए थैंक यू।